You can be in a toxic marriage, relationship, your family can be toxic also. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है. अनहेल्दी इज दे ट्राई टू डोमिनेट यू, मैनिपुलेट यू ऑल द टाइम, पुट यू डाउन, इंसल्ट यू, stop you from doing things all the time. Sometimes we all do this. कहा जाता है कि जैसे कि लड़कों को लेकर कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो क्या ये माइंडसेट भी सुभाष अतुल के केस में आपको लगता है कि ये था कि उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के बीच नहीं लेकर गए? मर्द को दर्द नहीं होता कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स. अगर वो एक्सप्रेस करना चाहे तो भी उन्हें डिस्करेज किया जाता है, शेम भी करते हैं. अगर मुझे मेरे आसपास देखना है कोई सुसाइडल इंसान, तो क्या सिम्टम्स होंगे जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है या इनफैक्ट सोच भी रहा है. अभी जो हैप्पी मैरिजेस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है. मतलब पहले था कि 4 दीवारों में जो है वो दिख जाती थी चीज़ें और जो भी वो कंट्रोल कर लेते थे, पर अब क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपोज कर रहे हैं अपने मतलब अगर वाइफ अब्यूज़िव है, हस्बैंड अब्यूज़िव है, वो चीज़ें वो ओपनली दिखा रहे हैं. तो ये जो मैरिज का स्पार्क है ये क्यों ख़त्म हो रहा है? आई थिंक जो अभी सोशल मीडिया का जो एज है, हम सब कुछ दिखा रहे हैं, तो नेगेटिविटी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कंपेयर टू पॉजिटिविटी. तो बहुत सारे मैरिजेस एक्चुअली हैप्पी है और कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा, सिर्फ नेगेटिविटी दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो वो वीडियो उठा के दे टॉकिंग अबाउट इट, मे बी दैट गिव्स द मोर व्यूज़. क्योंकि हैप्पी मैरिज विल नॉट गिव यू दैट मच व्यू, कि आई एम हैप्पी विथ माई हस्बैंड, आई एम हैप्पी विथ माई वाइफ, और हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज है, हमारी लाइफ एकदम शांत है, वो किसी को नहीं जानना. और ये जो स्टेबिलिटी थी शादी की, ये आपके ओपिनियन में हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ज़्यादा स्टेबल है या जेनजीज़ के? पर्सपेक्टिव की बात है, मतलब क्योंकि हमारे जनरेशन में एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस हैं, तो हम कंपेयर करना थोड़ा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारे जनरेशन में अभी और ओपन माइंडेड लोग हैं डिवोर्स के बारे में, अब्यूज़ के बारे में, और अवेयरनेस है. तो पहले के ज़माने में भी होता होगा, लेकिन क्या है कि वो केसेस अनरिपोर्टेड जाते होंगे. पहले के ज़माने में भी, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में भी अब्यूज़ होते रहेंगे, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, बट वो डर रहता होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, या डिवोर्स इज़ अ बैड थिंग, ब्रेकअप इज़ अ बैड थिंग. ब्रेकअप तो नहीं, तब का नहीं, डिवोर्स इज़ अ बैड थिंग. तो वो झेलते रहेंगे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अतुल सुभाष का जो हम केस अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसने सुसाइड किया, 32 मिनट एकदम चिल रहा वो, एंड ही लेफ्ट. तो अगर उनको एनालाइज करेंगे हम, तो ऐसा कुछ सिम्टम्स तो वीडियो में नहीं देखा, वो डरे हुए बिल्कुल नहीं थे. अगर मुझे मेरे आसपास देखना है कोई सुसाइडल इंसान, तो क्या सिम्टम्स होंगे जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है या इनफैक्ट सोच भी रहा है? तो बहुत ही ऑब्सेसिव थॉट्स होंगे उनके, पैनिक अटैक्स आ सकता है, एंजाइटी अटैक आ सकता है, उनको डिप्रेशन का हिस्ट्री हो सकता है उनके पास. सो यू नीड टू लुक आउट फॉर स्मॉल थिंग्स, नॉट डायरेक्टली सुसाइडल थॉट्स नहीं आता है. पहले होपलेसनेस का फीलिंग आता है, यू फील वेरी होपलेस, यू गिव अप ऑन लाइफ. तो वो छोटे छोटे नेगेटिव बात करते रहेंगे लाइफ के बारे में. दे विल कीप सेइंग कि नहीं, अब तो क्या है लाइफ में, और कुछ नहीं है, और मुझे ये नहीं करना है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, लोगों से बात नहीं करना है. ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा साइड में दे कैन बी कम्प्लीटली नॉर्मल फ्रॉम द आउटसाइड, और अंदर से ही घुट घुट के दे वुड बी हैविंग द थॉट्स, एंड दैट यू कांट हेल्प समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनका कोई साइन नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर मन में ही बोलते रहेंगे और कर लेंगे. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक श्योर कि कोई इंसान आपके जो लव्ड वंस है वो अकेले ना महसूस करें. बी देयर फॉर देम. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है घर में, ओपन कम्युनिकेशन, नॉन जजमेंटल रहना. तो अगर कुछ हो भी जाए तो वो आके आपसे शेयर कर सके. एंड ये एम्पैथी नहीं मिलती इसलिए होता है? या वेरी ऑफन, क्योंकि इंसान लोनली हो जाता है. हम मैरिजेस के बारे में बात कर रहे थे, रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे. लोग अक्सर रिलेशनशिप्स में लोनली हो जाते हैं, एंड अगर कोई और नहीं है उनके लाइफ में, फ्रेंड्स नहीं हैं, और कोई क्लोज फैमिली नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, किसके साथ एक्सप्रेस करेगा, राइट? और सब तो अफेयर्स और सब तो इतना कॉमन है, लेकिन अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसीज
पाया जाता है उनके पास, तो दे विल नॉट डू एनीथिंग, वो अपने ही अंदर घुट कर लेंगे। एंड कोई सुसाइडल इंसान ऐसा क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप कर सकता है? उनके पास सिर्फ सुसाइडल टेंडेंसीज होने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन हैव अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज paired with suicide, so then that would end up being a criminal. लेकिन सिर्फ सुसाइड इट्स नॉट लाइकली। लेकिन बहुत सारे अनडायग्नोज मेंटल इश्यूज होते हैं विच टर्न्स इनटू अ क्रिमिनल बिहेवियर। अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है, अतुल सुभाष की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वैसे टाइम पर उसे किस तरह की हेल्प लेनी चाहिए? अपने फ्रेंड्स के में, फैमिली में, या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? किस तरह से हेल्प लेनी चाहिए? अगर सबसे पहले तो आप लाइक यू सेड फ्रेंड्स और फैमिली से कंसल्ट कीजिए, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को लिख दीजिए, डोंट कीप इट इनसाइड यू। और अपने आप को ध्यान रखिए, ईट अ गुड डाइट, यू नो लाइक। बट अगर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सट्रीम सिचुएशन, जब बहुत ज़्यादा ही आप जैसे बोलते हो कि यू नो पानी सर से ऊपर यू नो गुजर गया है, तो देन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर इनिशियल स्टेजेस पे है कि यू नो वो थॉट कभी कभी आता है एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट, सो दैट टाइम ये सब काम कर सकता है, यू नो टॉकिंग टू योर लव्ड वंस, राइटिंग डाउन योर इमोशंस, एक्सरसाइज करना। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली वही सोच रहे हो कि यू नो मैं कैसे करूँ ये, देन यू नीड टू सीक प्रोफेशनल। बट वो टैबू भी तो होता है। बहुत ज़्यादा टैबू, बहुत ज़्यादा। और आप किसी को बोल भी दो कि नहीं आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स, आई एम गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, तो वो उसको लोग आपको पागल ही जज बोलते करेंगे, हैं। हाँ पागल बोलेंगे, तो वो और डिमोटिवेट करता है। तो पहले वो स्टिग्मा जो है, वो जो यू नो वो हमें निकालना है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान है, वो बार बार मतलब ऐसा पता तो नहीं चलेगा कि वो कितना सीरियस है सुसाइड करने के बारे में। आसपास लोग ही हैं जो अपने आप दूर हट जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत नेगेटिव है, ये ऐसी वैसी बातें करता है, पागल है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो वो जो एक जो सीरियसनेस है वो पता ही नहीं चलती फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या वेरी ट्रू। लेकिन ये फिर सीरियसनेस फैमिली को पता होनी चाहिए, बिकॉज आप जिनके साथ रहते हो दे नो यू इन एंड आउट। तो आपके बिहेवियर, आपके बर्ताव में थोड़ी भी अगर चेंज आए और आप पूरी तरह यू नो नेगेटिव इंसान हो जाओ, या आपके हैबिट्स चेंज हो जाए, तो वो एक साइन हो सकता है कि यू नो कुछ चल रहा है इसके साथ। तो पहले बैठ के बात करें, अंडरस्टैंड, एंड देन सेंड हिम टू अ डॉक्टर। ऐसा शख्स है जिसके ना तो दोस्त हैं, ना तो फैमिली के साथ बात है, तब वो अपनी इस सिचुएशन में कैसे, क्या रास्ते उसे यूज़ करने चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए? आई थिंक अकेले ये पार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो भी बोलेंगे कि यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो देन यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, और खुद का ही ध्यान रखना पड़ता है। या तो डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए फॉर अ रेगुलर पर्सन, फॉर पर्सन हु इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड लोनली इन लाइफ? हाँ, खुद के ऊपर फोकस करना, मतलब डू थिंग्स विच यू लाइक। कुछ भी हॉबी हो या एक्टिविटी हो, स्पोर्ट हो, जहाँ आप और लोगों से मिल सके, क्लासेस हो, सो दैट विल रियली हेल्प यू। फोकस ऑन बीइंग हेल्दी। आपका जो डाइट है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सैलेड खाइए वो हमसे नहीं होगा, आई नो दैट, हम सबसे नहीं होता। बट यू नो लाइक जंक फूड कम खाइए, क्योंकि वो फटीग कॉज करता है, एंड देन आप लेज़ी बन जाते हो, बैठ जाते हो, फिर कुछ कुछ सोचने लगते हो। सो कीप योरसेल्फ बिजी, डू थिंग्स यू लव। और आप जो भी करो, काम करो या पढ़ाई करो, सिंसियरली करो। तो जब आप अचीवमेंट्स आपके लाइफ में जो आएंगी, वो आपको अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाएंगी, बेहतर बनाएंगी। सो दैट विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो आपको फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी लोगों से, बिकॉज यू आर लोनली। ये टर्म्स कहा जाता है कि जैसे कि लड़कों को लेकर कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो क्या ये माइंडसेट भी सुभाष अतुल के केस में आपको लगता है कि ये था कि उन्होंने इस तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के बीच नहीं लेकर गए? ऐसा लगता है आपके आसपास में, या फिर इस माइंडसेट से कैसे निकला जाए? हाँ, ये सोसाइटी का जो प्रेशर है, जैसा आपने बोला कि मर्द को दर्द नहीं होता, कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स। अगर वो एक्सप्रेस करना चाहे तो भी उन्हें डिस्करेज किया जाता है, शेम भी करते हैं। हाँ, यू नो अगर मैं अभी यू नो रोना चालू करूँ कि यू नो नहीं मुझे नर्वस फील हो रहा है, तो सब आएंगे और बोलेंगे कि नहीं इट्स ओके, यू नो ये तो रोई, ठीक है। लेकिन अगर आप रोए आज, यू नो, तो शायद ही लोग बोलेंगे कि अरे ये तो रो रहा था। डिप्रेशन जो शब्द है, इसको बहुत इजीली लोग कह रहे हैं कि यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ,
मैं तो मतलब ये बहुत कैजुअली सेलिब्रेट किया जा रहा है एक मेडिकली सीरियस टर्म को भी। तो इस पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली सैड फील कर रहा है, मतलब थोड़ा वो कभी खुश होता है कभी उदास होता है, और जो डिप्रेशन होता है, तो कैजुअल सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाए हाँ। दोनों में? कैजुअल डिप्रेशन में आप आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है आप कर सकते हो। वो जब आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ रोकता नहीं है, बेड की तरफ फिर से खींचता नहीं है। यू जस्ट कि हाँ ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है किसी बात का, बट कोई नहीं, चल गेट्स अप फ्रॉम द बेड, यूजुअल एक्टिविटीज़ स्क्रिप करते रहते हैं, लेकिन जो भी उन्हें पसंद आता हो हर रोज़, या उनका वर्क लाइफ, एजुकेशन इज़ ऑल ओके। एंड स्लीप एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो ठीक से सो पाए तो इट शुड बी दैट ही इज़ ओके। कैजुअल एवरीडे लाइफ इश्यूज़ है, मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगी उसको। मोटिवेशन, लाइफ का जो नज़रिया है, एवरीथिंग इज़ ओके विद दैट। लेकिन जब एक्चुअली कोई इंसान डिप्रेस्ड हो, तो ही कांट डू दीज थिंग्स, ही कांट डू हिज डेली एक्टिविटीज़। सोशल विड्रॉल हो जाता है, where that person does not want to talk to anybody, be with anybody. वो रूम में ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, या खाते ही रहेंगे, या एंजाइटी भी आ सकता है दैट सेम टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फ़र्क अपने आप देख लेंगे। यू कैन सी कि दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू फंक्शन। उठ ही नहीं पाते बेड से। हाँ, एंड ही इज़ नॉट एबल टू, ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट हिमसेल्फ। अगेन जो भी साथ में रहते हो वो देख लेंगे। पेरेंट्स तो आई एम श्योर यू ही देख सकते हैं कि ओके माई चाइल्ड इज़ नॉट ओके, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसका बिहेवियर अलग है, नॉट हिमसेल्फ। ये ऑब्सेसिव ईटिंग की आपने बात की। हाँ मैंने तो उल्टा ही सुना है कि मतलब लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। हाँ, तो दैट वो डिपेंड करता है। तो कोई एक्सेसिव लोग खाते भी हैं कोई लोग। लोग एक्सेसिव खाते हैं, कोई लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, कोई लोग सोते ही रहते हैं, कोई लोग सो नहीं पाते हैं। तो कुछ भी एक्सट्रीम हो ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ओके। पर्टिकुलर जैसे अभी हम आमिर खान की बेटी की भी बात करें तो उन्होंने उनकी भी एक काफ़ी डिप्रेशन को लेकर उन्होंने, तो ये कोई ऐसा रहता है कि अमीर और गरीब वाली कोई बात है, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें मिल रही थी। हाँ, ये एक परसेप्शन है, Perception है। सोशल क्लास हाँ, अगर हम social class। देखेंगे हाँ, ये तो जो perception। थोड़ा सा इनकम वाइज नहीं मतलब स्टेबल रहते हैं, वो कहते हैं डिप्रेशन वगैरह तो अमीरों के चौचले हैं, ये सब अमीरों की बीमारी है। यस। ये तो ऐसा होता है कुछ सोशल क्लास का? क्या होता है कि फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो यू कैन अफोर्ड टू गो टू अ डॉक्टर, काउंसलर, कोच, थेरेपिस्ट एंड कंसल्ट योर सेल्फ। लेकिन जब थोड़ा इनकम लो होता है तो उन्हें दे कांट मेक देयर एंड्स मीट, राइट। वो डे टू डे उनके एक्टिविटीज़, उनका खाना पीना, एक टाइम का खाना अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो क्या ही सोचेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता फिर। सो दैट इज़ व्हेन द डिफरेंस कम्स इन, वर्सेस कोई अगर हायर क्लास, हायर इनकम लेवल का हो, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट every meal or anything like that, right? And they have the calmness, they have the stability to go to a doctor. तो उसके लिए ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर किसी इंसान का ब्रेकअप होता है तो सबसे ज़्यादा लाइकली अफेक्टेड कौन है होने वाला है, एक आदमी या एक औरत? ये जेंडर पर डिपेंड नहीं होता, जनरलाइज करना फिर से गलत होगा। फेयर अनफेयर होगा, क्योंकि क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन अटैचमेंट। अच्छा। कौन ज़्यादा अटैच्ड है, या अगर दोनों, अगर म्यूचुअल ब्रेकअप है और अगर दोनों ही इक्वली अटैच्ड है तो दोनों ही सफ़र करेंगे, दोनों ही सैड फील करेंगे। वर्सेस अगर एक इंसान, या द बॉयफ्रेंड इज़ मोर अटैच्ड, गर्लफ्रेंड इज़ मोर अटैच्ड, सो शी विल और ही विल सफ़र मोर। तो डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड करता है कि वो लाइफ को कैसे देखें, नज़रिया कैसे देखें, रेजिलिएंट कितने हों। मतलब रेजिलिएंट मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि ब्रेकअप, तो वो उस प्रॉब्लम से डील कैसे करें, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा अफेक्ट हो। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हो मेंटली तो यू माइट स्टिल बी ओके, लेकिन अगर दूसरा इंसान और इमोशनल हो और वो रैशनलाइज ना कर पाए या सिचुएशन को समझ ना पाए, सो ही और शी विल बी मोर अफेक्टेड बाय इट। तो आई थिंक ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है और उस इंसान पर डिपेंड करता है। तो लड़कियां जो उनकी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं आसपास,
वो क्या एडवाइस देती हैं आपके ओपिनियन में वर्सेस जो लौंडे होते हैं उनके तो दोस्त? आई थिंक जो हमने पहले डिस्कस किया था वो इस पर डायरेक्टली लिंक्ड है कि मर्द जो एक्सप्रेस नहीं करते, राइट? तो अगर वुमेन को और दर्द हो रहा है तो वो जाके बता देंगे, वो अंदर नहीं रखते मोस्ट ऑफ देम। एक्सप्रेसिव। हाँ, और वो सोसाइटी ने ऐसे ही कंडीशन किया ना हमको कि चलो वुमेन विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मेन शुड नॉट। तो वर्सेस अगर मैन विल फील सैड अबाउट अ ब्रेकअप, वो जाके अपने गाय फ्रेंड्स बॉयज़ को नहीं बोलेगा कि नो गाइज आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सैड, वो नहीं बोलेगा वो, इवन इफ ही इज़ फीलिंग दैट। सो वुमेन को तो ठीक है, वो सपोर्ट कर देंगे, यू नो, कि गर्ल्स बोलते कि नो ही इज़ नॉट वर्थ इट, वो जो यूजुअल बोलते रहते हैं यू नो। लेकिन गाइज उनका कॉन्वर्सेशंस बहुत अलग होता है कि लाइक यू सेड, चलना दारू पीते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, गेड़ी मारते हैं। हाँ, ऑल दोज थिंग्स। सो दोनों का कॉन्वर्सेशंस बहुत अलग होता है क्योंकि इमोशन एक्सप्रेस करने का स्टाइल बहुत अलग रहता है दोनों का, बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड द नॉर्म्स। एंड इनसिक्योरिटी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द अदर पर्सन ऑल्सो मेक्स यू फील। शायद ही आप में भी आपके ओन इश्यूज़ हैं, वो ठीक है, वो हमारे सब में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ऑल्सो डिपेंड्स कि आप जिसके साथ हो वो आपको कैसा फील कराता है या कराती है, राइट? अगर वो आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करे, यू नो, विद अदर बॉयज़ और अदर गर्ल्स, यू विल फील इनसिक्योर। और ये इनसिक्योरिटी डेवलप कैसे होती है? कंपेरिजन्स, इफ द अदर पर्सन इज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग यू, बोलते रहते कि यू आर नॉट गुड इनफ, कि यू नो इसको देखो कितनी फिट है, या इसके बाल देखो, इसके ड्रेसिंग देखो, लुक एट हिम ही इज सो स्ट्रॉन्ग, आई ऑल्सो वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो अगर इनसिक्योरिटीज तो आएंगी ना, बिकॉज वो कंपेरिजन होता रहता है, देन यू कीप थिंकिंग कि यू आर नॉट इनफ, तो आप अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाते हो। या अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है बचपन से ही, और आप सोचते हो कि नहीं, यू नो, ये तो मुझे तो कौन मिल गया है, और मैं तो इसकी लेवल का ही नहीं हूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स। ये बाद में रियलाइज होता है? हाँ, कभी कभी। क्योंकि सेलेक्ट जब करते हैं तब तो सब मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं कंपैटिबिलिटी। हाँ, लेकिन कभी कभी इतना नहीं सोच सकते ना, क्योंकि कभी कभी भी से प्यार अंधा होता है, एंड दे जस्ट गेट इनटू इट, और फिर बाद में यू रियलाइज दीज थिंग्स। पार्टनर चूज़ करने के टाइम पर हम देखते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स अगर किसी को कह रहे हैं चूज़, तो हम नॉर्मली हम 1-2 मीटिंग करते हैं और उसके बाद हम फैसला यस। हाँ। तो वो टाइम पे हमें किस तरह के कॉल्स लेने चाहिए, मतलब किस तरह के कन्वर्सेशंस पार्टनर के साथ होनी चाहिए, सो दैट कि वो फ्यूचर में हम उसे समझ सके कि ये हमारे लायक है या नहीं है। आई थिंक इमोशनल क्वोशंट का कंपैटिबली होना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग आपके बेसिक वैल्यूज़ अबाउट लाइफ, अबाउट फैमिली मैच होने चाहिए। सो यू नीड टू टॉक अबाउट दैट। बच्चों के बारे में बात करना ज़रूरी है, वेदर यू वांट टू हैव किड्स, वेदर यू डोंट, वेदर हाउ वुड यू वांट, हाउ मनी वुड यू वांट। फाइनेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बैंक अकाउंट्स एंड या लाइफ के बारे में, मतलब एनी काइंड ऑफ वैल्यूज़, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज थिंग्स। और ये शादी से पहले बात करना बेहतर होगा, बिकॉज आप शादी कर लो, उसके बाद यू रियलाइज़ कि यू नो शायद आपके लिए लाइंग ठीक हो, लेकिन वो पर्सन के लिए लाइंग इज़ अ बिग नो नो, और आपको ये बाद में पता चले, तो इट कैन कॉज। तो शादी के पहले तो सब अपने आप को बेस्ट ही दिखाते हैं, मतलब। हाँ, तो आई थिंक इट्स दैट्स ट्रू, लेकिन कभी कभी पता चल जाता है कि यू नो इफ़ योर गट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड आप देखो कि यू नो वो मुन्ना भाई में एक सीन है, वो अरेंज मैरिज के लिए जाती है एंड वो वेटर को कैसे बुलाता है करके, या सो यू नो वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, आप वो देख सकते हो। नहीं कि अगर पार्टनर फ़ोन चेक करना चाहता है, मान लो, तो डू यू थिंक वो कि आप मेरा फ़ोन मत टच करो, आई हैव दैट बाउंड्री? बट ऐसे तो फिर वो शक पैदा करेगा, हाँ। राइट? या करेक्ट। सो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बोले कि यू नो दिस इज़ माई बाउंड्री, सो यू रिस्पेक्ट दैट। पर वो टॉक्सिक वर्ड आ जाता है ना फिर। टॉक्सिक वर्ड आता है, बहुत बार आता है। टॉक्सिक इज़ ओवर यूज्ड आई फील नाउ, लेकिन क्या होता है टॉक्सिक एग्जैक्टली? मतलब अगर आपको समवन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, और आपको मेंटली हार्म कर रहा है वो इंटेंशनली, तो easy words में that can be toxic. You know, you can be in a toxic marriage relationship, your family can be toxic also. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ relationship toxic हो सकता है, so you need to watch out for that. And of course boundaries होना बहुत ज़रूरी है with everybody, nothing wrong in that. पर हो सकता है ना वो इंसान इमोशनली
वीक हो, बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो, कुछ ज़्यादा ही भोंदू हो, और फिर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? तो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए रिलेशनशिप के बीच में। अगर यू अंडरस्टैंड कि वो इंसान ऐसा हो, नाइव हो, भोंदू हो, तो यू अंडरस्टैंड कि एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई एडवांटेज ले रहा है, मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, वो जो गैस लाइटिंग जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हो, या जेलस फील करा रहा हो आपको, सो दैट मीन्स इट्स टॉक्सिक। मतलब कुछ लोग स्ट्रांग हो ही नहीं पाते थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट करियर, वो इमोशनली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाते, तो इसका क्या रीज़न है? आई थिंक हॉर्मोन्स, सोसाइटी, जेंडर, और हेरिडिटरी रीजंस भी हो सकता है। यू आर मोर प्रोन टू सर्टन इमोशंस वर्सेस यू आर नॉट। तो काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करती है। कभी कभी आपके लाइफ में कुछ हो जाए विच मेक्स यू मोर सबमिसिव, तो आप कंप्लीटली चेंज हो जाओ फॉर एवर, वो भी हो सकता है। या पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहे विच इज़ ब्रिंगिंग यू डाउन। आप एग्जाम्पल, आप कोई जॉब में हो जहाँ यू आर बीइंग बुलीड, और इन स्कूल यू आर बीइंग बुलीड, यू आर नॉट हैप्पी, यू बिकम सबमिसिव, यू बिकम नाइव, तो वो चेंजेस आ सकते हैं। एंड यूजुअली अगर किसी के माँ बाप की फेल्ड मैरिज रही हो और बच्चा उसका विटनेस है, वो देख रहा है कि उनके माँ बाप की शादी नहीं अच्छी थी, अनहैप्पी थी, तो कितना लाइकली है कि वो बच्चे की भी, जब वो एडल्टहुड में जाएगा तो उसकी भी मैरिज फेल हो सकती है? वो बच्चे पर डिपेंड करता है, और बच्चे के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। मीनिंग अगर को पेरेंटिंग जो बोलते हैं, अगर वो एक सक्सेसफुल को पेरेंटिंग सिचुएशन हो जहाँ वो मॉम और डैड के साथ टच में हो, या ईदर के साथ टच में नहीं हो, तो भी ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग किड, ही और शी, सो ही शुड बी फाइन। जब भी पति पत्नी के झगड़े होते तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चा कर लो, ठीक हो जाएगा। यस, तो ये सही होता है, या अगर रिलेशन दोनों का सही नहीं है तो उसमें बच्चा आने से चेंजेस होंगे, या नहीं करना चाहिए? आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है, आई थिंक बाकी सबका अलग होगा, लेकिन पहले अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर दैट्स अप टू यू कि आपको फैमिली स्टार्ट करना हो। बट अगर आप उससे पहले ही अपने रिलेशनशिप इश्यूज सॉर्ट कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा आने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, येस डेफिनेटली, बट वो कुछ साल तक होगा। जब बच्चा बड़ा हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए, देन इट्स जस्ट यू एंड द स्पाउस। यानी अगर ट्रॉमा बहुत प्रोलॉन्ग समय तक अगर रखा तो उसका ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है? ब्रेन पे इम्पैक्ट होने से ज़्यादा बिहेवियर पर इम्पैक्ट होता है। लाइक यू सेड, ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। इट कैन लीड टू लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स, लॉट ऑफ डिप्रेशन समटाइम्स। क्या ट्रॉमा जान भी ले सकता है? हाँ, अगर ट्रॉमा को एड्रेस नहीं किया जाए और एक्सट्रीम डिप्रेशन हो जाए तो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली, और ट्रॉमा के बहुत टाइप्स होते हैं। अगर आप अब्यूज़ हो रहे हो, सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हो, मेंटली अब्यूज़ हो रहे हो, तो यस। सेक्सुअली अब्यूज़ एक मैरिड लाइफ में होता है? इट हैपन्स एंड क्या होता है कि बिकॉज इट्स योर हस्बैंड, वो गिल्ट आ जाता है, हाउ डू यू से नो, एंड कभी कभी देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि मुझ में ही कुछ खामियां हैं, कुछ गलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिपोर्ट होता ही नहीं है, मैनी टाइम्स, क्योंकि आप किस मुंह से जाओगे? आप सोचते हो ना कि मैं किस मुंह से जाऊँ और किसको बताऊँ ये। राइट। सच अ आप प्राइवेट society- हाँ। इंटीमेट थिंग, लाइक यू सेड, या सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। सो देन दे जस्ट कीप क्वाइट एंड दे कीप टेकिंग इट फॉर years and years, एंड ट्रॉमा। तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर अपने आप के लिए खड़े हो, विच इज़ आई नो ईजियर सेड देन डन, इट्स नॉट ईजी, बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर व्हाट्स रॉन्ग। एंड यूजुअली जब इंटीमेसी होती है दो पार्टनर्स में, एंड उसमें अक्सर देर आर पीपल, कपल जो वॉयलेंट एक्ट करते हैं, कुछ फेटिश होते हैं वो फुलफिल करते हैं, तो डू यू थिंक दिस इज़ एक बीमार मानसिकता का आउटकम है ये? इट कैन बी, सेडिस बहुत होते हैं, इट कैन बी दैट, एंड कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट बहुत ज़रूरी है, एंड इफ दैट इज़ नॉट टेकन देन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़। तो कंसेंट रहता है, मान लो एक कपल का कंसेंट है,
बट एट टाइम्स वो बहुत वॉयलेंट हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए, उन्होंने कोई चीज़ देखी, कोई कंटेंट देखा, तो ऐसे टाइम में साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस इंसान के इस पे जो उस ट्रॉमा को सफ़र कर रहा है? तो वेरी ऑफन वो इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि दिस इज़ रॉन्ग, राइट? सो साइकोलॉजिकली वो दब जाता है वो इमोशन, दे डोंट रियलाइज इट्स समथिंग विच इज़ वायलेटिंग देम। इवन अगर कंसेंशुअल है तो भी दे डोंट रियलाइज इट एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर ईयर्स। मेनी टाइम्स लोग कभी रियलाइज़ नहीं करेंगे बिकॉज उनके दिमाग में होगा कि नहीं, ये तो कंसेंशुअल है, आई एम ओके विद इट। दे डोंट रियलाइज इट्स हार्मिंग देम। या एंड ये सब चीज़ें हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते यूजुअली, राइट? तो कोई होगा भी नहीं कि आपको बोल सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन, अनलेस वो बॉडी पे मार्क्स या कुछ दिखे, तो देन इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज केसेस। इवन अगर एक थप्पड़ हो तो जैसे आपने वो फिल्म देखी है थप्पड़, हाँ, तापसी पन्नू की, यस, तो उसमें कुछ मतलब इसमें दो कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही किया, शी लेफ्ट एंड अच्छा किया, एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये थप्पड़ ही तो मारा था। तो मतलब दो डाइवर्स ओपिनियन है एक फिल्म को लेकर। तो एक स्मॉल थप्पड़ या एक कैजुअल वॉयलेंट थप्पड़ भी एक इंसान को किस रूप में डैमेज कर सकता है साइकोलॉजिकली? सो वो मूवी के रिस्पेक्ट वो थप्पड़ वाज लाइक अ वेकनिंग कॉल फॉर हर, दैट शी रियलाइज्ड कि क्या हो रहा है कब से। दैट इज़ वन ओपिनियन, कि कब से ये चालू है। वो थप्पड़ मारा उसने तो उसके आँख खुल गए। तो वो भी तो रिटर्न में मार सकती थी, जैसे कबीर सिंह में प्रीति ने मारा। यस, लेकिन फिर से इंसान पर डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि सोसाइटी सिखाती है कि यू कांट हिट, वुमेन कांट हिट, वुमेन शुड नॉट हिट। तो शायद वो डर होगा, या कभी कभी रियलाइज ही नहीं करते लोग कि ये तो थप्पड़ हो गया, लेकिन वो सिचुएशन में आप इतने शॉक में चले जाते हो क्योंकि इट्स सो अनएक्सपेक्टेड दैट यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन मारना नहीं होता हमारा, वो तो डरना ही होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, या रोना होता है वुमेन का। सो आई डोंट थिंक, एंड एट द सेम टाइम थप्पड़ ही था, तो राइट, लाइक यू सेड, शी कुड हिट हिम बैक बट शी डिडंट। हैप्पी मैरिजेस में भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन। कभी कभी आप वो इंसान को लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं और आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करते, वो वन साइडेड हो जाता है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर फाइनेंस में स्ट्रेन हो रहा हो तो वो एक दूसरे पर निकल जाता है। स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, कोई बहुत बीमार हो तो दूसरे पर वो बस निकल ही जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स, या इंटरनली अगर इश्यूज हो। अगर कोई इंसान चीट करता है, पार्टनर किसी और पे जो है किसी दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उससे ट्रॉमा होता है? हाँ, और उससे सिर्फ ट्रॉमा ही नहीं, बट आपके जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स है, आपका जो नज़रिया है वो भी बदल सकता है, क्योंकि आप फिर शायद किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पाओ। वो भरोसा परमानेंटली टूट सकता है, राइट? और फिर फ्यूचर में या प्रोफेशनल लाइफ पर भी इफेक्ट हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अफेक्ट हो सकता है? आप फोकस नहीं कर पाओगे, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, आप मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हो सकते हो कि आप डिसीजंस बहुत इम्पल्सिवली ले सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके दिमाग में इतना चल रहा है। तो जब आप काम पे आओगे तो आपको और नहीं सोचना है, तो आप सिर्फ इम्पल्सिवली वो डिसीजन ले लोगे। और सो आई थिंक आइसोलेट हो जाते हैं इंसान, क्योंकि ये शेयर नहीं कर पाते हो, यू फील लोनली। एंड वर्क प्लेस पे अगर यूजली आप अपने कॉलीग्स के साथ बात करते हो तो वो शायद बंद हो जाए। आपका जो डेडलाइंस है, क्योंकि मोटिवेशन कम हो जाए, यू नेवर नो, बिकॉज यू फीलिंग सो लो, आपका मोटिवेशन कम हो जाए तो आपका प्रोडक्टिविटी भी लो हो सकता है। एंड इसको यूजुअली हस्बैंड्स एंड वाइफ कैसे रिजॉल्व करते हैं? बात करके, आई थिंक, और एक्चुअली बिहेवियर में चेंजेस लाकर। क्योंकि आप बात तो करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप वो सेम बिहेवियर फिर से रिपीट करते रहोगे तो क्या फ़ायदा उस बात का। एंड इसमें मान लो डिवोर्स हो जाता है म्यूचुअली कि चलो नहीं बन रही है, मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, उसके बाद भी अटैचमेंट होता है, एक कुछ तो एक स्पार्क होता है जो रहता है, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ा, अगर बच्चे सिचुएशन में नहीं हो तो थोड़ा उनसे दूरी बनाए रखें, डोंट कीप दैट मच इन टच विद दैट एक्स
स्पाउस ऑफ योर्स हाउ मच यू यूज्ड टू बी, क्योंकि मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो इंसान ऑलरेडी आपके आजू बाजू हमेशा हो। और खुद पर ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। एंड एक्स के पास मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि ये शादी की बात हो गई, बट यूजुअली रिलेशनशिप में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एक्स के पास वापस जाते हैं, तो वो सही होता है? यूजुअली तो नहीं होता सही, लेकिन अनलेस फिर से अगर आप दोनों ही डट कर रहे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ, देन इट्स ओके। लेकिन आप फिर से ही अगर ऐसे जाओ विदाउट एनी थिंकिंग या प्लान ऑफ एक्शन की नहीं बस अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। सेलिब्रिटीज़ की बात करें हम, उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग दिखाई जाती है एंड ऑब्वियसली पूरा बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट यूजुअली यही लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, इनकी शादियां सबसे ज़्यादा अनहैप्पी होती हैं। सो व्हाई डू यू थिंक जो लाइफ के पेडेस्ट्रियल होते हैं, सक्सेस हो गया, पैसा हो गया, फेम हो गया, उतना अचीव करने के बाद भी अ लॉट ऑफ पीपल खुश नहीं रहते हैं? बिकॉज सक्सेस एंड मनी डज नॉट गारंटी यू पीस ऑफ माइंड। But for a lot of people it does. In fact, I'm not generalizing, हाँ, but it's actually true. पैसा, सक्सेस, फेम, रिकग्निशन, वो एक अल्टीमेट पीस होता है फॉर दैट पर्सन जिसके पास अभी नहीं है वो। और जब वो मिल जाता है, या कोई भी चीज़ हो, इनफैक्ट कोई भी चीज़ हो, अगर मुझे कोई एक गाड़ी लेनी है जो मैं सोच रहा हूँ, वो मुझे मिल गई, उसके बाद भी आई एम जस्ट नॉट हैप्पी। सो व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता? फाइनेंस ग्रेट, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो योर फाइनेंसेस आर सॉर्टेड, ओके, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ आपको सुकून मिले। एंड ऑल्सो मास्क पहनना बहुत डिफिकल्ट रहता है फॉर सेलिब्रिटीज़, ऑल द टाइम यू हैव टू बी प्रॉपर, यू हैव टू बी ज़्यादा दिखा नहीं सकते इमोशंस, एंड स्टेटमेंट्स एकदम करेक्टली देने पड़ते हैं। इट्स एग्जॉस्टिंग, कितना ही करेंगे। एंड लोनली और डिप्रेस्ड, आई मीन अगर आपके आजू बाजू में जेन्यून पीपल ना हो, जो आपके पास सिर्फ आपके फेम के लिए हो या मनी के लिए हो, तो वो लोग तो थोड़ी लास्ट करेंगे। दे विल जस्ट और लीव। कैसे पहचाने इनको? व्हेन दे जो भी आपके साथ स्टार्टिंग से हो तो वो तो जेन्यून है ही, लेकिन अदर देन दैट जो भी आपके पास जेन्यूनली आपके पास दे वांट टू गेट टू नो यू एज अ पर्सन, not because of the perks you have of being a celebrity or a known face. और इवन नॉन सेलिब्रिटी की भी बात करें हाँ. तो एक फेक इंसान को पहचाने कैसे अपने आसपास की इसका जो नेचर है वो बहुत ग्रीडी है? वो आपके पास मतलब के लिए ही आएंगे। तो एग्जाम्पल, अगर उनके पास कोई काम हो, they'll call you, they'll get in touch with you कि चल let's meet। वैसे अगर कोई काम नहीं हो and when you need them, अगर वो नहीं हो, तो that's a fake person, a fake friend। I'm feeling low, और let's go out today, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, और वो बोले कि नहीं I'm not free। लेकिन अगर उनको आपकी ज़रूरत हो and they expect you to be there, that's not okay। और उनको सिर्फ दिखाना है constantly कि हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे and all that। बट जेन्यूनली जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो या बुरा दिन चल रहा हो और वो ना हो, when you need them, that's fake। बट ऐसा भी तो है कि इसकी इमोशनल अवेलेबिलिटी का ठेका मैंने थोड़ी लिया है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब एक बार झेल सकता है इंसान, 2 बार 4 बार, बट अल्टीमेटली वो भी तो एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मैं क्या करूं। एंड इट्स यूजुअली विथ द वुमेन आई हैव सीन कि शादी के बाद दे आर ट्रीटेड एज अ पंचिंग बैग फॉर एवरी फ्रस्ट्रेशन जो हस्बैंड डील करता है। जैसे अगर वो घर से आया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो द हस्बैंड यूजुअली वुड यूज़ वाइफ ओनली, कि उसी पे गुस्सा निकाल दिया या फिर खाने पे या ऐसा। तो एक पॉइंट के बाद वो रेजिलियंस तो आ ही जाता है कि मैं क्या करूं अगर तुम इतने डिप्रेस्ड हो, कंसिस्टेंटली आप जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में टेल मी, एक पॉइंट पे जब ऐसा आ जाएगा कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली भी सहारा छोड़ देंगे, देन हाउ टू नो माई इमोशंस, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू मेक माई सेल्फ इमोशनली इंडिपेंडेंट। कि कि अगर ये रोज़ हो रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत हो, जब मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी यू आर फीलिंग लो
और आपको किसी की ज़रूरत है एंड डजंट मीन यू हैव टू मीट दैट पर्सन, सिर्फ एक नॉर्मल जनरल फ़ोन कॉन्वर्सेशन आप करोगे एंड यू फील बेटर लिसनिंग टू दैट फ्रेंड्स वॉइस और दैट पर्सनस वॉइस, वो भी इनफ है एंड दैट इज़ नॉट टू मच टू आस्क फॉर. लेकिन जब जैसा आपने बोला कि अगर रोज़ कुछ हो रहा हो एंड कोई नो वंस देयर फॉर यू, देन हाउ टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स यू हैव अ मोर सीरियस इशू. अगर ये ऐसा रोज़ हो रहा हो और आपको हमेशा किसी की ज़रूरत हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ओके. क्योंकि इमोशनल इंडिपेंडेंस कभी कभी अपने आप आ जाता है. कैसे आता है? ये लाइफ एक्सपीरियंस से आ जाता है. सिंपल थिंग्स लाइक आप अगर कॉलेज जा रहे हो, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, सबके, और नॉट इवन एग्ज़ाम स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, जो भी हो, लाइफ आपको सिखा देता है कि आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करो. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगेन यू मैनेज योर सेल्फ बाय अंडरस्टैंडिंग कि वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू, what is not triggering you, what is helping you manage your emotions. ये सब सेल्फ वर्क है और ये सब कोई भी मैच्योर इंसान या थोड़ा एज्ड इंसान कर सकता है. बट इफ़ यू फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट और आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइकोलॉजी में कहा जाता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल. हाँ, यस. और लेकिन एक तरफ समाज ही है जो आपको लगातार बहुत सारी उसकी ऐसी रीतियाँ हैं कि जो हमें पता है कि ये गलत है, वो भी, लेकिन हम उनके प्रेशर में गलत चीज़ों को ही करते जाते हैं. तो वो माइंडसेट कैसे चेंज? तो कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता. तो सब लाइक यू सर, हम सोशल एनिमल है तो हम कट ऑफ तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बैलेंस में करना ठीक है. इट्स ओके. आपको कभी कभी अगर मन ना हो कुछ करने का तो ना बोलने में कोई बुराई नहीं है. पर एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली किसी या लोगों के साथ रूड हो या उन्हें इंसल्ट करते रहे और बोले कि नहीं दिस इज़ माई बाउंड्री, मैं ऐसी हूँ, दैट इज़ रॉन्ग. तो बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. डू यू थिंक लोग, ये जो आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, उसमें एट टाइम्स वैलिडेशन सीख करने के लिए लोग कुछ चीज़ें करते हैं? हाँ, वैलिडेशन, अगेन पीपल प्लीजिंग, एंड दे आर स्कैर्ड कि दे विल बी लोनली अगर कुछ कर दे जो दे वांट टू डू देमसेल्व्स, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको लोग, दे वांट पीपल अराउंड देम एंड दे वांट टू बी सीन एज हैप्पी पीपल इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी पीपल. तो ऑल ऑफ दैट. एंड लोगों को अकेला रहने में डर क्यों लगता है? क्योंकि लाइक ही सेड, हम सोशल एनिमल्स हैं. वी आर बॉर्न टू बी yeah, we need people around us. It's completely normal. सक्सेस क्या है वो कैसे समझे? अगर कोई पर्सन है तो उसका समझे कि ये सक्सेस है. सो सक्सेस का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग रहता है. यूजुअली कॉमन डेफिनेशन क्या रहता है कि आप रिच हो, आप घर, गाड़ी, ऑल दोज थिंग्स. सो सक्सेस, ओके, रिकग्निशन, सक्सेस. बट इट्स नॉट नेसेसरी. शायद एक इंसान के पास लिमिटेड मीन्स हो, कम पैसे हो, लेकिन ही स्टिल मे बी हैप्पी एंड दैट इज सक्सेस टू हिम. सो सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. यू हैव नो गारंटी. अगर आप बोलो कि अच्छा मेरे बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, आप यू गेट दैट मनी, लेकिन एट दैट टाइम शायद आप मेंटली या फिजिकली ठीक ना हो. हाउ विल यू एंजॉय दैट मनी? तो कुछ गारंटी नहीं है. सो इट्स बेटर टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट विद वॉट यू हैव. So success is very different. Like मेरे लिए success would be to be able to reach more people and to help them, and that is success to me. But to somebody else, success may be something else. What is more important? फिटनेस में मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस? So the mind and body are linked. Physical and mental health both are linked, and it's always been like that. So you need to understand कि आप mentally और physically fit होना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए. आप एक्सरसाइज कर लो लेकिन आप मेंटली तो भी आप यू आर फीलिंग डाउन, तो क्या फ़ायदा? बट एक्सरसाइज तो स्टिमुलेट करता है टेम्परेली, यस, लेकिन अगर आपके पास अंडरलाइन कुछ और सिचुएशन हो, वर्स सिचुएशन हो मेंटली, तो इट मे नॉट मेक यू फील गुड इन द लॉन्ग टर्म. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स. एंड मेडिटेशन इज़ गुड, लेकिन आपके बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है. You need those endorphins in your body. What the sweat releases. Very, very important. Okay. But mental fitness तो हम खुद से करना पड़ेगा. फिजिकल फिटनेस के लिए हम ट्रेनर रख सकते हैं, किसी की भी हेल्प ले लेंगे. बट मेंटल फिटनेस के लिए तो हाँ, खुद से, यस, इनर वर्क, शैडो वर्क जो हम बोलते हैं. तो हाउ टू अचीव दैट इज दैट व्हाट यू आस्किंग?
You can journal all your feelings. Journal बहुत important है, journaling. Gratitude बहुत important है. तो अगर आप example आप सुबह उठे और आप 3 चीज़ें लिखिए what you're grateful for, तो आपका जो नज़रिया है उस दिन का positive हो जाएगा. So all these small things make a difference. Put in the effort to think positive. आपके जो भी negative thoughts है आप उसे positive thoughts से rephrase कीजिए. ये हम cognitive restructuring बोलते हैं. So this will also help you become a more strong person emotionally. Yeah. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. ओके, Yeah. अगर आप मेंटल Fitness, like you said. आप मेंटल फिट हैं तो आप फिजिकली फिट भी कर पाएंगे. Yes. तो जो हमारा ब्रेन है वो कैसे रिएक्ट करता है इमोशनल पेन से, अगर हम कंपेयर करें फिज़िकल पेन से, तो हमारा जो ब्रेन यूजुअली किसी फिज़िकल पेन से जाता है तो डज इट रिएक्ट द सेम वे जैसा वो इमोशनल पेन होता है उससे? Yeah, and because brains is where you get your emotions from. तो immediately आपको पता चल जाएगा कि you know I'm in pain. And कभी कभी जो emotional pain है, talking about the brain only, it can manifest in physical symptoms also. So अगर आपका heart break है, which is an emotional pain you feel in up there, but physically also you may feel a pain in the chest. So they are linked. सो पेन जब आता है उसके बाद पीपल या तो पैनिक अटैक होता है उनको या एंजाइटी अटैक, तो पहले हम लोग को डिफरेंस आप समझाइए कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में डिफरेंस क्या होता है? So anxiety attacks जो होते हैं वो over the time build up होते हैं, suddenly नहीं आते. Whereas panic attacks will hit you like this, like a truck, all of a sudden. तो दोनों में वो main difference है. इन क्या होता है पैनिक अटैक में? मेरा सांस नहीं आती. हाँ, एग्जैक्टली. तो सांस लेने में दिक्कत होती है. सडनली फेयर होता है आपको, लाइक यू सडनली गेट एन अर्ज कि समवन्स गोइंग टू अटैक यू या कुछ होने वाला है. दैट्स वेरी. एंड ऑल्सो यू नो चेस्ट में हैवीनेस होता है एंड यू नॉट एबल टू, कभी कभी यू नॉट एबल टू मूव, यू आर फ्रोजन. जब आप ऐसी सिचुएशंस में हो तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं? साइकेट्रिस्ट. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो साइकेट्रिस्ट दवाई दे सकते हैं एंड साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, बट दे आर नॉट लाइसेंस टू गिव यू मेडिकेशन. तो अगर आपके पास जैसे आप डायग्नोज हुए हो कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर से, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं और आपको दवाइयों की ज़रूरत है, यू हैव टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट. इन साइकाइट्रिस्ट थेरेपीज भी यस. सबसे कॉमन इश्यूज क्या आते हैं आपके पास? breakups, marriage issues, college stress and कॉलेज स्ट्रेस मतलब करियर, एकेडमिक्स. तो वो तो करियर काउंसलर भी होते हैं. हाँ, बट करियर काउंसलर क्या करते हैं, दे टेक्निकली दे गाइड यू इनटू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, राइट. लेकिन मेंटली अगर तो भी स्ट्रेस हो रहा हो तो समटाइम्स यू नीड टू गो टू अ कोच. और कभी कभी पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि लाइफ में क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी चाहिए. तो आई गेट दोज काइंड ऑफ पेशेंट. ओके, तो आप कब अपने किसी क्लाइंट को कब साइकेट्रिस्ट के पास भेजती हैं? जब वो हेलुसिनेशंस देख रहे थे तब. होता है ये हेलुसिनेशन? होता है कि यू नो मुझसे कोई बात कर रहा है एंड यू नो सेशन के टाइम में हुआ था ये कि मैं बात कर रही हूँ और वो कोई कहीं और देख रहा है. मैं, कौन है ये, क्या है? नहीं, ये तो आपके पीछे खड़ा है ना. मैंने बोला कौन खड़ा है? कोई नहीं है. सो वो हेलुसिनेट, एक इमेजिनरी इंसान. या आई सेड कि अभी आई थिंक नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट. एंड क्या होता है कि दे टेक इट वेरी बैडली कि मैं पागल हूँ, लाइक वी वर डिस्कसिंग कि यू नो दे थिंक दे आर मैड, बट इट्स ओके. होता है कभी कभी एंड इट्स ओके टू गेट ट्रीटेड फॉर इट. एंड ये इमेजिनरी इंसान लोग मतलब क्यों ये बनता क्यों है? लाइफ से कोप करने के लिए. एनीथिंग जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो या यू आर मिसिंग समबडी और यू नो ये आपके हाथ में ना हो, सो यू स्टार्ट, योर ब्रेन स्टार्ट्स डूइंग दीज थिंग्स टू यू. कोई फिक्शनल कैरेक्टर बन सकता है? कुछ भी बन सकता है. कोई हद नहीं है. इट कुड बी एनीथिंग. या कोई इंसान यू नो कोई और बन जाए, डिफरेंट पर्सनैलिटी, कोई और आवाज़ निकाले. ऑल दोज थिंग्स दैट ऑल्सो हैपन्स. लाइक हम मुन्ना भाई MBBS में हमने देखा था. हाँ, भूल भुलैया में अब देखा ना, द फर्स्ट भूल भुलैया. Yes. Which is psychological disorder. It was actually a psychological film. Yeah. It wasn't a horror Yes, film at yes. all. That's why I said the first one.
where they explain कि it is a psychological disorder and this happens. सेकेंड और थर्ड वाली देखी है आपने? मैंने second देखी है, third I haven't seen. I liked all. डियर जिंदगी देखी है आपने? हाँ, मुझे Obviously. तो बहुत पसंद है, या तो इस पे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वही बात है अटैचमेंट वाली, या she got attached. हाँ शी गॉट अटैच्ड टू हाँ। शाहरुख. हाँ, yes, होता है ये. Because what happens is that she was at such a low point in her life at that time कि he gave her hope. He taught her how to live. And then you end up falling for that person unintentionally. क्योंकि आपको उस इंसान से खुशी मिलती है. So वो तो होता है कभी कभी, but very clearly he drew the boundary. If you saw the movie, yeah. So that is how it should be done. कभी कभी चाइल्डहुड के जो ट्रॉमाज है वो आपके रिलेशनशिप में भी अफेक्ट हो सकते हैं. So if you're not treated like a child, you're always treated like an adult, even when you're a child. When you grow up, you know, with that person, you feel like a child, you act like a child. So that is also healing your inner child. गांव और छोटे शहरों में हमने देखा है कुछ लोगों को, आप देखेंगे वो, अब आई डोंट नो इफ इट्स अ करेक्ट टर्म और नॉट, बट कुछ लोग बोलते हैं इसको माता आ गई है. हाँ. देखे होंगे. तो वो एक्चुअली में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कुछ? So scientifically, yes. It's a Scientifically, personality it is a disorder. But according to spirituality, religion, it is not. So ये फिर से डिबेट है जो दोनों साइड्स पर है. साइंस वर्सेस. Yeah, it ends up in that only. बस कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं और आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बताइए कि वो सही है कि नहीं. तो पहला मिथ है कि जो लोग जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? Myth. Myth. Why? Why? Because it is treatable. There's nothing wrong in treating yourself for it, and you learn to get back to your normal, so-called normal life. It's okay. Okay. Nothing is wrong in that. एंड दूसरा मेरा ये मिथ एंड फैक्ट आप बताइए कि मेंटल इलनेस होती ही है टू पीपल जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं. Myth. मिथ. वाई? Because your mental disorders depend on a lot of things other than your emotions. Hormones, environment, hereditary. Hereditary भी होते काफ़ी सारे disorders. So it is not just your emotions. It's a combination of many things. So it is a myth. तीसरा है कि लोग जो मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं वो वायलेंट हो सकते हैं. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? It can happen. It's a fact. It can happen. Case to case. हर इंसान वायलेंट नहीं हो जाता, बट कभी कभी they do become violent when they have a disorder. यानी उसका कोई ट्रिगर पॉइंट होता है? हाँ, हर पेशेंट का अलग ट्रिगर पॉइंट होता है. समथिंग में अफेक्ट देम टू मच एंड दे गेट वायलेंट. यू नो, कुछ यादें आ जाती है वापस. समथिंग, या. चौथा मिथ है या फैक्ट ये बताइए कि अगर कोई मेंटली इल इंसान से मैं बात करूं तो मैं भी मेंटली इल हो जाऊंगा. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? मिथ. क्योंकि ये कोल्ड सर्दी तो नहीं है कि आप छुओ या जर्म से स्प्रेड हो, ऐसे नहीं होता. अगर आप बहुत टाइम स्पेंड करें उनके साथ और उनकी नेगेटिविटी, आप भी नेगेटिव सोच लो, सो ओके, लेकिन ऐसा फिजिकली स्प्रेड नहीं हो सकता. यू कांट स्प्रेड मेंटल इलनेस. पांचवा है कि बच्चे जो हैं उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, एकदम छोटे बच्चे. नो, एकदम मतलब एज, मतलब इट कैन बी 4 से 10 12, मतलब थोड़े से जब वो समझदार हो जाते हैं. इट्स नो, दे कैन. एंड वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये उनके बच्चा बिहेवियर में, चेंजेस में, मे बी टू मच टैंट्रम्स, टू मैनी टैंट्रम्स और नथिंग एट ऑल, या एकदम कॉर्नर में बैठ के कुछ एक्टिविटी नहीं करना, या बहुत ज़्यादा खाना, बिल्कुल नहीं खाना, या हो सकता है. ओके. जो लोग जिनको सोशल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स अ मिथ. इट्स अ मिथ. ओके, व्हाई सो? बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास सोशल सपोर्ट हो तो आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो या आपको डिसऑर्डर नहीं हो सकता. इट कैन हैपन टू anybody depending on the number of factors and the things which we discussed: hormones, environment, society, hereditary.
So social support plays a role. It's a very important factor, but it does not determine whether you have a mental disorder or not, or you're more prone to it or not. लास्ट मिथ है मेरा, थेरेपी इज टू एक्सपेंसिव, मिथ या फैक्ट? नाउ यू से इट डिपेंड्स. You know, I don't know actually. This is tricky. It's a tricky. This is tricky. Yeah, how much money do People हर रेंज के, जैसे आप कपड़े खरीदने जाओ तो डिज़ाइनर होते हैं, नॉर्मल होते हैं. तो थेरेपिस्ट भी अगर जितना एक्सपीरियंस हो, मे बी दे चार्ज यू मोर, और मे बी कितना मतलब, if दे you चार्ज have यू any- लेस, यू नो, इवन इफ कोई दे हैव range है एक्सपीरियंस. हाँ, कोई तो हज़ारों में करते हैं, you know, 20,000 30,000 for an hour or something, and some will charge you 500 700. So there's all kinds of, does not make them a bad or a good therapist, but it's all depends on a lot of factors, you know, their experience, qualifications. प्यार पे ही आप मुझे डिफरेंस बताइए एक हेल्दी और एक अनहेल्दी लव का. Okay, so healthy love is jab they allow you to be who you are as a person in the relationship, they accept you, and अगर कुछ issue है या कुछ expectation है, वो openly आपसे communicate करते हैं. That's healthy. Unhealthy is they try to dominate you, manipulate you all the time, put you down, insult you, stop you from doing things all the time. Sometimes we all do this, but if it happens too much all the time, you're not able to live your life, that is when it's unhealthy. मेंटल हेल्थ के बारे में डेली ऐसे हम कौन सी चीज़ें या हैबिट्स फॉलो अप करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है? Exercise बहुत important है. Need to find time for yourself more than anything. You know, आप पूरे दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, running around everywhere. 1 hour in the day remove for yourself. Whether it's exercise, whether it's meditation, journaling, anything you like. Take time off for yourself. Take care of yourself. That will really help you in the long run. And positivity बहुत important है कि जो भी negative thoughts आपके बारे में, आपके जो internal जो voice होते हैं, जो हम सब खुद से बात करते हैं in our voice, that needs to be positive. एंड कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे नेगेटिव थॉट्स को रिमूव किया जा सकता है? बस एक just stop yourself. अपने ही मन में बोलिए कि stop whenever you have a negative thought and immediately replace it with a positive thought. बट अगर कोई नेगेटिव है आपके साथ तो क्या चांसेस है कि उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा? Yeah, so it's very important कि आप सिर्फ solution पे focus करें and not the problem. क्योंकि problem तो हम सबके life में आता है. क्या फ़ायदा if you sit and dwell on it and keep thinking about it? Just focus on the solution. एंड अगर किसी को समझाना ही हो, कोई इंसान नेगेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, एंड मुझे अपने बाउंड्रीज सेट करनी है, तो मैं ओपनली उस इंसान को कैसे बिना डरे कहूँ अबाउट थिंग्स दैट आई वांट? So there is a possibility कि शायद वो नहीं समझ पाए, right? तो आप अपना ड्यूटी कीजिए which is trying to make them understand. लेकिन अगर वो नहीं समझ पाए तो you leave it to that. किसी नेगेटिव इंसान को चेंज किया जा सकता है? हाँ, लेकिन वो अंदर से आनी चाहिए, वो चाहत. That inclination, that motivation to change should come from within. कि I don't want to be this person anymore and now I want to change. Because आजू बाजू में लोग कहते रहेंगे, you will not want to listen to them. It doesn't, the real change comes only from within. यानी ये मैनिफेस्टेशन वगैरह भी इसमें रोल प्ले करता है कि Manifestation is something which gives you hope. You know, so it all depends from person to person again. You know, if it is giving you hope, it's making you feel more motivated, making you feel better about your life, helping you find solutions to your problems, then great. But आप बोलो कि नहीं मैं ये manifest कर रहा हूँ या कर रही हूँ and I'm not going to do anything, just sit and keep thinking about it. That's, how will that work? You have to work towards your manifestation also. हमने एक केस देखा था, लाइक वो बेंगलोर में हुआ था, अगर आपने देखा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है. जब पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि वो उसके पेरेंट्स डिवोर्सी थे और हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने क्लोज वन को खोता गया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को खो ना दे इसलिए वो उसे मार देता है. तो वो माइंडसेट में कैसे आ जाता है कोई? So वो फिर से that turns into a disorder. हाँ. And years and years of trauma, neglect, trauma, abuse turns into that. ओके. Yeah.
तो इसकी किस तरह से थेरेपी होनी चाहिए, किस तरह से पूरा उसका उनके आसपास वालों को किस तरह से करना चाहिए सर, अगर आप तो बताएं। बेसिकली बहुत बार ये अनडायग्नोस हो जाता है बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज। बहुत बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है या ये तो ऐसे ही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम टू बिहेव लाइक दैट। अगर वो बचपन से ही ऐसे बिहेव करते आए हैं तो पीपल थिंक इट्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, तो कुछ अलग नहीं है, राइट, बट डज नॉट मीन कि वो बिहेवियर करेक्ट है। सो ईदर कोई भी आपके क्लोज में हो हु दे लिसन टू, मे बी दे स्पीक टू देम, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि शायद ये गलत है, and take them to therapy or try to change their lifestyle, try to change their thinking, क्योंकि therapy I don't think सब इतने open है उसके बारे में to go there, क्योंकि बहुत बार people don't accept that they need it, they think कि नहीं मुझ में तो कुछ खामियां नहीं है, I don't need therapy, why will I go, I'm not mad। ये मेरा सवाल ये भी था कि क्या वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको मर्डर तक ले जाती है? हाँ, ऑब्सेसिव थॉट्स हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाते हैं। यस ये इसलिए भी होता है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता। यस, एंड अगेन इट्स Fear नॉट of नॉर्मल loss. टू थिंक लाइक दैट, बट होता है। अभी पेरेंट्स जो है मोस्टली बच्चों के जो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल को लेकर जो आ रहा है कि कैसे से मोबाइल्स को लेके बच्चों में, क्योंकि हमारी जो जनरेशन थी हमने मतलब मोबाइल के वो फेस को नहीं देखा, जो अभी जो 4-5 इयर्स के बच्चे हैं इनका आने वाले पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? आई थिंक बहुत, आई डोंट थिंक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे रील्स देख रहे हैं राइट। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग एंड दे आर नॉट रेडी फॉर इट, उनके ब्रेन्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, इट्स टू सून फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम यू कांट स्टॉप देम। सो व्हाट यू कैन डू इज अगेन शो देम एजुकेशनल कंटेंट इफ यू कांट स्टॉप देम। तो वो जो देख रहे हैं वो कंट्रोल कीजिए, और कितने समय तक देख रहे हैं, कंट्रोल दैट आल्सो। तो मम्मियाँ जो ये बच्चा शांत नहीं हो रहा तो उसको फ़ोन दे दो, वो उसी में बिजी रहेगा, ये मतलब नहीं करना चाहिए। आइडियली नॉट, बट आई अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कभी कभी, बट जितना हो सके उतना कंट्रोल। ये जो OCD लोग बोलते हैं ना, मुझे OCD है, ये कोई डिसऑर्डर है? हाँ, दे कॉल इट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, लेकिन ये भी वर्ड बहुत लाइटली यूज़ करते हैं आजकल। कुछ भी अगर मुझे ये टेढ़ा दिख रहा है तो मैं सीधा कर दूँ एंड आई से ओ आई हैव OCD, इट इज़ नॉट लाइक दैट। OCD का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि हैंड वॉशिंग जो लोग करते हैं बहुत, एंड दे एक्चुअली हैव OCD, देयर स्किन स्टार्ट्स टू पील ऑन देयर हैंड्स, दैट्स हाउ मच दे वॉश इट, that's how obsessed they are that they need to keep the hands clean. तो अगर मैंने कुछ सीधा कर दिया, does not make me OCD। ये मूड स्विंग्स डिसऑर्डर हो सकता है? नहीं, मूड स्विंग्स हार्मोनल है, और मेन को भी होते हैं, वुमेन को भी होते हैं, बट आई थिंक वुमेन को और बोलते हैं कि इसको मूड स्विंग हो रहा है। बट एक्सट्रीम अगर हो जाता है तो क्या वो डिसऑर्डर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। एक सवाल है, क्यूरियस काफ़ी मुझे रहती है कि औरतों को लेकर कहा जाता है बहुत बातूनी होती है, गॉसिप में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ये टर्म्स क्यों आता है, क्या है इसके पीछे का माइंडसेट? बिकॉज फिर से जैसे हमने बात किया, वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव। आई डोंट थिंक ऐसा है कि मेन गॉसिप नहीं करते, आई थिंक मेन भी करते गॉसिप, मैंने देखा है पर्सनली कि बात करते हैं बहुत सारे, लेकिन वुमेन और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो वो निकल जाता है। सो टेल अस कि EQ वर्सेस IQ में डिफरेंस क्या होता है? So IQ is your intelligence quotient and EQ emotional quotient। तो इंटेलिजेंस में भी आपके जो पेपर में आप एकेडमिक्स में आप कितने स्मार्ट हो, और EQ आप लाइफ में कितने स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं। तो लोग जिनके पास हाई EQ रहता है वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है। सो प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, एवरीडे प्रॉब्लम्स या कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाए, तो अगर आपका EQ हाई हो तो यू कैन डील विद इट। अगर आपका IQ भी हाई हो तो ग्रेट, लेकिन ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि अगर आपका IQ हाई हो तो EQ भी हाई हो जाए। तो मतलब एकेडमिकली वेल ड्रिवन बंदा EQ में वीक हो सकता है? हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लाइफ में सक्सेसफुल कौन ज़्यादा होता है? जिनके पास दोनों हो, यू नीड बोथ। पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे थे, हाँ, टेल अस समथिंग आई अबाउट थिंक पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
यू नो आप अगर आपका माइंडसेट चेंज करे कि हर एक जो चैलेंज आए लाइफ में आप पॉजिटिवली ले, रिजेक्शन का नज़रिया आप चेंज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीथिंग कैन बी डेल्ट विथ अनलेस इट्स अ लॉस ऑब्वियसली ऑफ समबडी, बट आप बस अगर नज़रिया चेंज करें और थोड़ा और पॉजिटिव हो जाए तो योर लाइफ कैन रियली चेंज. इट रियली हेल्प्स. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. बट Yeah. फोर्स पॉजिटिविटी भी तो फोर्स नहीं, अगेन सब कुछ बैलेंस में होना ज़रूरी है, लेकिन जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, और प्रॉब्लम्स पे फोकस करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम हमारे हेड में एग्जैजरेट करते हैं प्रॉब्लम को. जब आप एक्चुअली लिखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि मे बी इसका सोल्यूशन हो सकता है. सो यू सी द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, राइट इट डाउन एंड सोल्यूशन पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पर नहीं. अभी प्रॉब्लम लिख दिया आपने, ओके डन, डोंट थिंक ऑफ दैट. इसका क्या हो सकता है आगे, थिंक अबाउट दैट एंड फोकस ऑन दैट. तो जर्नलिंग हेल्प करता है. जर्नल हेल्प्स एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल रियली हेल्प्स, क्योंकि अगर दिन आपको पॉजिटिव नोट पर चालू करना हो तो राइट डाउन 3 थिंग्स यू ग्रेटफुल फॉर. या अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो करंटली, वर्क प्लेस या घर पे, कॉलेज या स्कूल में, एंड यू कांट, येस फाइनेंशियल, यू कांट सी द गुड इन लाइफ, तो बस पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड थिंक ऑफ 3-4 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. इट विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड. तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो अपने लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर फील करेंगे. एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी डायनामिक था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. कंसिडरिंग द फर्स्ट एपिसोड्स रिस्पॉन्स, वी होप कि हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेट करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you so एंड much. आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं और लोगों तक पहुंच सकूँ. सो थैंक यू सो मच.